एक साल की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट पेपर करना बहुत ही उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पेपर करते रहिए और अपनी जो भी पढ़ रहे हैं अपना स्कोर मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का ये है तीसरा डे, यानी कि प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 3 है और हम लोग अब करने जा रहे हैं विद सोल्यूशन के साथ में। और एक अपडेट देना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है या 2 होगा, तो उसमें मैंने 1833 बता दिया था गलती से। तो वो 1833 ना हो के 1800 कितना है, 1833 नहीं है, वो 1833 नहीं है बल्कि 1333 है। और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि जहाँ पे कहीं पे भी सिली मिस्टेक इस तरह से हो जाती है, ये शायद ऐसे लिख दिया होगा मैंने जल्दी से तो 1833 में हो गया होगा, लेकिन 1833 नहीं है, ये सिर्फ 1333 है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए अगर कहीं पे कोई भी मिस्टेक हो रही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है बताइएगा, अपना उत्तर जरूर से बताइएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास में ऑप्शन सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, उन्हें लकड़ी के बक्से व नहीं, ये तो गलत है। तो इस हिसाब से तो लगता है पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो सूती वस्त्र के रेशे वगैरह प्राप्त हुए हैं वहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। तो इससे पता चलता है कि कपास की खेती वहाँ पर की जाती थी। और ये कुल 9 फसलें थीं, 9 फसलों से भी ज्ञात थे हड़प्पा लोगों के। तो वो कौन कौन सी फसलें थी, जैसे जौ हो गई, कपास है, खजूर है, और तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल, इन सभी से ये परिचित थे। दोनों क्वेश्चंस के जवाब दीजिएगा। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है। तो दिल्ली में अलाउद्दीन की कितनी है भाई, बताइएगा कितना है। और हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। बहुत ही बढ़िया, कट्टर समर्थक कौन था हड़प नीति का। तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि कौन से इन दोनों के करेक्ट आंसर हैं। तो हड़प नीति का कौन था समर्थक? वेलेस्ली नहीं, मिंटो भी नहीं, हेस्टिंग्स भी नहीं, कौन था? डलहौजी था। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि जो थी वो अवधि 1296 से लेकर 1316 तक की थी। लेकिन उससे जितना ही इम्पोर्टेंट इसका काल है उतना ही इम्पोर्टेंट इसकी जो भी इसने अभियान चलाए थे वो बहुत ही ज़्यादा विषय चर्चा में रहते हैं। जैसे गुजरात विजय आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अलाउद्दीन द्वारा कौन सा विजय अभियान नहीं चलाया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाता है, इसमें नहीं जवाब दे पाते हैं। तो याद रखिएगा, आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन के लिए तैयारी करनी है। कौन सा, अगर मैं पहला बताऊं तो गुजरात विजय जो कि 1299 में, रणथंभौर विजय 1301 में, चित्तौड़ का आक्रमण 1303 में, और मालवा या फिर इसे मांडू भी बोलते हैं वो 1305 में, सेवान, ठीक है, सेवान 1308 में, और जालौर, ठीक है, क्या जालौर कब? 1311 में। इसमें कहीं पे डेट में कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही डेट है। इसको थोड़ा मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल सही है सब कुछ। और तो इनको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। हड़प नीति पे चलते हैं, विदाउट टाइमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और अपने आगे क्वेश्चन करते हैं। हड़प नीति का कट्टर समर्थक लॉर्ड डलहौजी था। इसका शासनकाल क्या था? 1848 से लेकर 1856 तक का इसका काल था। व्यापकता के सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और इसने जो सबसे पहले अपने कब्जे में लिया था या फिर बोले हड़प किया था वो था सतारा प्रथम राज्य था। सतारा के बाद में कौन था? जैतपुर था, संभलपुर था, बघाट था, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन के निष्काशी सिद्धांत के बारे में बताया था। अब धन से निष्काशी सिद्धांत हमेशा आ जाए तो याद रखना कौन थे, हमारे दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है, बताइए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये पुस्तक हमेशा पूछी जाती है, इनके इसी में ही इन्होंने जिक्र किया था इस चीज़ का। तो कौन सी पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मेरा यहाँ पे बार बार रिपीट करने का यही मकसद है कि याद हो जाए, ठीक है, दोबारा पढ़ना ना पड़े बार बार से। जैसे ही आए अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपके मन में तुरंत आना चाहिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वांटिटी नहीं मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करेगी। मैं यहाँ पे 500 क्वेश्चन लेके बस फटाफट आंसर बताता जाऊँ, वो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, अच्छा, विदाउट ज़्यादा बात न करते हुए आगे चलते हैं। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला भी था। ये डिज़ाइन किसने किया था, तो बताइए, ये डिज़ाइन किसने किया था इस झंडे को। कौन, खिलाफत, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा, दांडी मार्च या स्वदेशी। तो किसने किया था, स्वदेशियों ने किया था। ठीक है, किसने किया था, स्वदेशियों ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन कब होता है, स्वदेशी आंदोलन जब होता है वो होता है हमारा 1905 में, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन कब होता है, स्वदेशी आंदोलन कब होता है, हमारा 1905 में होता है। क्यों होता है ये स्वदेशी आंदोलन, ये बंगाल विभाजन के खिलाफ था, ये बंगाल विभाजन के खिलाफ था। अच्छा, ये तो हुआ यहाँ पे। अब मुझे बताइए कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, बताइए, 1909 में या 1910 में, 1911 में या फिर 1912 में। ठीक है, तो ABCD ऑप्शंस हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताइए। कमेंट नहीं करना है वो भी चलेगा, लेकिन बताइए कब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, गौर फरमाइएगा, इस पे नहीं है। अर्धसंघीय बिल्कुल है, प्रतिबद्ध न्याय नहीं। तो ये क्या, भारत में एक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, ना कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की व्यवस्था। तो क्या है, प्रतिबद्ध नहीं है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्श कहाँ से लिए गए, यानी कि समानता, बंधुत्व यानी कि इक्वलिटी और ब्रदरहुड, ये कहाँ से लिया, ग्रीक संविधान से तो नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से हमको ये सब चीज़ें हमने ग्रहण करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत आई, मतलब रखी गई, किसके अंतर्गत रखी गई, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो कहाँ से रखी गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा भाग है, भाग हमारा ये 4 है, जो अनुच्छेद 40 अगर पूछा जाए तो किसके अंतर्गत थी, तो आर्टिकल 40 के तहत रखी गई थी। ठीक, अनुच्छेद 40 के तहत रखी गई थी। मूल अधिकार, हमारे मूल अधिकार किस में है, किस भाग में है, तो मूल अधिकार हमारा भाग 3 में है। किस में है, पार्ट 3 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ पर है, 12 से लेकर 35 तक की आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत ढंग से मेल नहीं खाता है। ये हमारे सौरमंडल का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी वो दिया, हाइपोथेसिस दी, सिद्धांत दिए कि हाँ इस तरह से हुआ होगा। तो कौन सा हुआ, नेबुलर हाइपोथेसिस, आर्किमिडीज नो, ये तो पहला ही ऑप्शन पढ़ के पता चल जाएगा कि किसने दिया था। तो बताइए, तो कौन सा हमसे सही ढंग से मेल खाता है, तो पहला ही ऑप्शन क्या है हमारे पास में, गलत है। ज्वारीय हाइपोथेसिस मतलब टाइडल हाइपोथेसिस,
जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाला हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। ज्वारीय यानी कि हाइपोथेसिस, अगर ज्वारीय टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स ने दी थी, ठीक है। अगर गैसीय हाइपोथेसिस की बात करें तो इमैनुअल कांट दो लोग थे, ठीक है। और ग्रही यानी कि प्लानिटरी हाइपोथेसिस ये थॉमसन सी, कौन, इन्होंने दिया, ये थॉमसन, सॉरी ये नहीं, तो किसने, ये कौन थे, थॉमस सी चैम्बरलिन, ठीक है, थॉमस सी चैम्बरलिन। और अच्छा वही लिखा है, पूरा नाम नहीं लिखा है ये, ठीक है, थॉमस सी चैम्बरलिन और मोल्टन, ठीक है। ये कौन से, प्लानिटरी। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप बताइए। ये तो अपने भारत का, ये कौन सा है, माजुली, ठीक है, कौन सा है, माजुली द्वीप कहाँ पर है, असम में है, ठीक है, कहाँ पर है, माजुली द्वीप कहाँ पर है, असम में है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ग्रह पारिस्थितिकी, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ग्रह पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, तो किसने किया था बताइए, डीप, तो इसका प्रयोग किसने किया है बताइए, ऑप्शन को पढ़िए, ईपी ऑडम, रेनकियर, अर्नीज, या ऑप्शन सी F.E. क्लेमेंसन, किसने किया होगा बताइए। तो ये हमारे थे भाई साहब अर्नीज नेस ने। अब ये है क्या, गहन परिस्थिति यानी कि डीप एक्लॉजिस्ट शब्द का प्रयोग जो है वो अर्नीज नेस ने किया था। ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट थे, रेडिकल उपायों पर बल देते थे ये, ठीक है, नो वरी। और कुछ जानने वाले, ये क्वेश्चन ही फालतू का है यार, नहीं आएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइक्लोरो DDT बहुत बार आता है, हर एग्जाम में आता है, तो क्या है, एक अजैविक है या फिर जैव रासायनिक प्रदूषक है या जैव अपघटीय प्रदूषक है, तो कौन सा है ये, DDT। एक ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है ये, यानी कि अजैव अपघटनीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, दैट्स इट, ठीक। इसको अच्छा संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया था, 1972 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है, तो किसमें सर्वाधिक जैव विविधता होती है बताइए, कवक, उभयचर, मत्स्य या स्तनधारी, तो किसमें होती है, कवक में होती है, ठीक है, कवक में होती है। अब ये होता क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, BIO, बायो बोलते हैं ना, बायो, ठीक है, अच्छा बायो बोलते हैं। हरित ग्रह यानी कि ग्रीन प्लैनेट, ग्रीन हाउस गैस जिसे बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, इनमें से कौन सा परिवर्तन होगा बताइए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, ये तो पहले ही आ रहा है हमारे सामने, क्या होते हैं, इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता और संख्या बढ़ना, ये सब ये इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब इससे काम के नहीं है। तो उससे पहले मुझे भी बताइए कि ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैस आती है, ग्रीन हाउस गैसेस में GHG में कौन कौन सी गैस आती हैं, तो वो आती हैं हमारे सामने, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और कौन सी आती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आती है, मीथेन आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर आता है, और ओजोन गैस आती है, ठीक है। तो ये हमारी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन सारे नहीं हो पाते हैं सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्से में नहीं है, तो अब ये भी आता है क्वेश्चन, कौन सा हिस्सा बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्से में नहीं। बुंदेलखंड कहाँ पर है भाई, नीचे, सही बात है, बुंदेलखंड, एटा और रैया, एटा नहीं आता होगा, महोबा नहीं आता है, एटा नहीं,
तो कौन सा नहीं आता है, महोबा नहीं आता है। इसमें बुंदेलखंड में शामिल कौन कौन से जिले हैं, जैसे झांसी है, बांदा है, ललितपुर, झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट है। इसको मैप पर जरूर से मार्क करिएगा एक बार, तभी याद होते हैं ये। बुंदेलखंड भारत के क्या है, भूखंड का नाम है इसमें, ठीक है, जिसके उत्तर में इसके बुंदेलखंड के उत्तर में कौन सी, यमुना नदी है, और दक्षिण में विंध्य पर्वत है, और पूर्व में क्या है, टोंस नदी है, पश्चिम में बेतवा नदी है। दैट्स इट। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किसका एक हिस्सा है, तो किशनपुर किसका एक हिस्सा है बताइए। कॉर्बेट नेशनल पार्क का, नंदा देवी बायोस्फीयर, दुधवा नेशनल पार्क का। तो अपने यूपी का एग्जाम है तो यूपी का ही लगाएंगे, दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है, बस, BUS, बस, ठीक है, बस, BUS क्या है, तो बस, कंप्यूटर बस, कौन सी वाली बस, तो ये क्या होती है, ये तारों का एक मंडल होता है। तारों का मतलब वायर्स का एक बंडल होता है, जो विभिन्न घटकों के बीच जो है वो सिग्नल और पावर ले जाता है, वो बस होता है, ठीक। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, डेटा बस हो गया, एड्रेस बस हो गया, और कंट्रोल बस हो गया। निष्पादन प्रोग्राम, अब निष्पादन प्रोग्राम क्या होता है, निष्पादन प्रोग्राम क्या होता है, किसको कहा जाता है, फंक्शन को कहा जाता है, प्रोसेस को कहा जाएगा, या फिर कंपाइलर एरर। तो निष्पादन क्या होता है, प्रोसेस होता है। निष्पादन क्या होता है, प्रोसेस होता है। जब कोई भी प्रोग्राम चलाया जाए तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस बनाकर प्रोग्राम को निष्पादित करता है, आगे बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है, तो कहाँ पर उगाया जाता है नींबू, बताइए। तो ये हमारे पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही, कौन सा बताइए, सहारनपुर और मेरठ, सॉरी। तो कहाँ होता है, सहारनपुर और मेरठ में होता है, ठीक है। लखनऊ में क्या फेमस है भाई, चिकन करी। क्या फेमस है लखनऊ में, चिकन करी, कढ़ाई वाले। उत्तर प्रदेश में रोजगार के दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है, उत्तर प्रदेश, बताइए। मिट्टी के बर्तन नहीं, हैंडलूम नहीं, कौन सा बताइए, हैंडलूम ही तो है भाई। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी, किसकी, लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए क्या है, फेमस है, बताइए। अब यहाँ पे गोरखपुर तो है नहीं तो मृतभांड जो लाल मिट्टी के हैं वो लगा दिए जाते हैं ऑप्शन में, तो नहीं है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, बरेली नहीं, मेरठ नहीं, फिरोजाबाद तो चिड़ियों के लिए है, ये कौन सा है, चुनार। तो चुनार है। बरेली जो है वो, अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली उत्तर प्रदेश का है क्या, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सूरमा बहुत प्रसिद्ध है, क्या, सूरमा। फिरोजाबाद पता ही होगा, चूड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है। विंध्याय प्रांत में मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए, मिर्ज़ापुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। बक्साइट, एल्युमिनियम, कोयला या फिर सीमेंट। तो मिर्ज़ापुर किस चीज़ के, मिर्ज़ापुर में अगर बात करें तो मिर्ज़ापुर, अगर देखी होगी वेब सीरीज़ तो बहुत ही मजबूत वेब सीरीज़ है ना, बोलते हैं मजबूत है, तो मजबूत है तो मतलब क्या है, सीमेंट होगा, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो अपने कालीन, भैया नहीं, कालीन और बायोस्फीयर, ब्रासफेयर, सॉरी मैं लिख देता हूँ, शायद प्रोनाउंसिएशन में कुछ हो रहा हो। क्या लिखा है, ब्रास वेयर, ठीक है, ब्रास वेयर उद्योग। अब ये ब्रास वेयर उद्योग क्या होता है पता नहीं मुझे भी, के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, काली खो लिख देता हूँ, काली और खो, खाली खो, ये क्या है, मंदिर है, ये मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, फेमस मंदिर है काली खो। अलीगढ़ के किला, अलीगढ़ किले में द्वितीय अंग्ल, अलीगढ़ ही है भाई, अलीगढ़ तो पहली बार सुना मैंने भी यार। अलीगढ़, द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी, बहुत बढ़िया है, अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी बताइए भाई।
तो अलीगढ़ की लड़ाई 1803, सितंबर 1803 में। अब मुझे बताइए प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1735 में होता है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था गवर्नर? वारन हेस्टिंग्स था। सेकेंड एंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 में और 1806 तक चलता है, लॉर्ड वेलेजली था। तीसरा अंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 में, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक। उत्तर प्रदेश में सिर गोवर्धन किस भक्ति संत का जन्म स्थान था? तो बताइए कौन था भाई? रविदास दद्दू? नहीं, तो कौन है? रविदास ही है हमारे सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो किसने कहा था बताइए, किसने कहा था? थेवनाट, मनुची, हाँ ये क्या है, टेवर्नियर या फिर बर्नियर? तो कौन था, किसने कहा था? तो बिल्कुल सही है, किसने कहा था? बर्नियर ने कहा था, फ्रांसीसी था ये। इखलास खान का मकबरा है ना, मकबरा रोजा या फिर मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो किस जिले में बताइए? बदायूं में है ये। कहाँ पर है? बदायूं में है। इस मकबरे की जो लंबाई है 152 फुट है। कितनी है? 152 फुट है और चौड़ाई 150 की है। ठीक है, ज़्यादा आगे चलते हैं। ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? तो बताइए कौन सा विष्णु मंदिर ललितपुर का है? अब देखो ललितपुर का है तो ललितपुर ही होगा, ऐसा लगा सकते हैं कि नहीं? तो हम लोगों के लिए ऑप्शन क्या है? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यही दो बचे, विष्णु या फिर शिव मंदिर। तो कौन सा हो जाएगा हमारे सामने बताइए? तो शिव मंदिर जो है उसका नाम है, किसका नाम? देवी सिंह बुंदेला के नाम से। ये 31 जैन मंदिरों के अलावा हिंदू मंदिर भी है। देवगढ़ के किला, क्या बोलते हैं? देवगढ़ के किला में 31 जैन मंदिरों के अलावा हिंदू मंदिर भी है, जिसमें से नरसिंह मंदिर का निर्माण बुंदेल राजा देवी सिंह ने करवाया था। तो किसने करवाया था? बुंदेल के राजा देवी सिंह ने करवाया था। दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था दशावतार का मंदिर। ये दशावतार का मंदिर कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल का है। ठीक है। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं? तो किसकी की गई हैं बताइए? गुप्त, मौर्य या फिर कुषाण या फिर चोल? बताइए। चोल जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? उनकी कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके लिए वो जाने जाते थे? बताइए। हवाई जहाज़ बनाना या फिर नाविक या फिर युद्ध नीति या इनमें से कोई नहीं? तो किस चीज़ के लिए चोल प्रसिद्ध थे? तो 28 का उत्तर है हमारे पास में कुषाण। ठीक है। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित करी गई थी? तो कुषाण की करी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देवा बाराबंकी बिल्कुल सुमेलित है। आल्हा, जो आल्हा है वो महोबा बिल्कुल सही है। कजरी कहाँ का है? मिर्ज़ापुर का है। जो हमारे पास में कर्मा है वो कहाँ का है? सोनभद्र का है। कहाँ का है? सोनभद्र का है। ठीक है। कहाँ का है? कर्मा सोनभद्र का है। ठीक है। कहाँ का है भाई? कर्मा सोनभद्र का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कौन सा गीत गाया है? महिलाओं के द्वारा प्रमुखतः कजरी लोकगीत गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है? कजरी लोकगीत गाया जाता है। कजरी कहाँ गाया जाता है? ये गाया जाता है मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में, सर्वाधिक लोकप्रिय है मिर्ज़ापुर में।
गाया जाता है। ये कहाँ गाया जाता है एक बार बताइए। कजरी कब गाया जाता है? बरसात के मौसम में। ठीक है। किनके द्वारा गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। कहाँ सबसे अधिक गाया जाता है? और वो गाया जाता है कजरी मिर्ज़ापुर क्षेत्र में गाया जाता है। अब बिरहा पे आते हैं। बिरहा की अगर बात करी जाए तो बिरहा जो है ये कहाँ पर गाया जाता है? ये लोकगीत है, एक प्रमुख अवसरों पर, शुभ अवसरों पर गाया जाता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। फयाज खान, कौन? फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो रंगीला घराना कहाँ पर है फयाज के? ये 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना करी थी। तो किसने करी थी? खुदा बख्श ने इस घराने की, रंगीला घराना की क्या करा था? स्थापना किया था। लेकिन संगीतवादों के मत अनुसार के अनुसार इनका जो संपादक कौन है? हाजी सुजान खान थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आगरा है। ठीक है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित हैं? ये उत्तर प्रदेश में किस जिले से संबंधित हैं? तो इनका जन्म जो है 3 अगस्त 1886 को होता है। कहाँ? झांसी में होता है। ठीक है। इनकी कुछ मुख्य कृतियां हैं जो हिंदी में हम लोगों से हिंदी वाले सेक्शन में पूछी जा सकती है, और वो ये है कि जयद्रथ वध, कौन सी? जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, झंकार, जय भारत। एक बार मेरे साथ बोलिएगा। पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, द्वापर झंकार या और जय भारत। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर जो लाइन है, वुमेन पावर लाइन, यानी कि WWPL, वुमेन पावर लाइन के लिए कौन सा नंबर है? अरे वुमेन हेल्पलाइन कौन सा नंबर है? वुमेन हेल्पलाइन कौन सा नंबर है बताइए? 1090। कौन सा है? 1090। अगर पुलिस कंट्रोल रूम की बात करी जाए तो वो 100 नंबर है। यातायात पुलिस बात करी जाए तो 1095 है। चाइल्ड हेल्पलाइन की बात करें तो 1098 है। साइबर अपराध के लिए 1930 है। साइबर अपराध के लिए 1930 है। उच्च स्तर की महिलाओं का निम्नलिखित स्तर में पुरुषों से होने वाले विवाह किस प्रकार का विवाह कहलाता है? मतलब ये कौन सा विवाह की बात कर रहे हैं? ये हमारे बताइए। उच्च स्तर की महिला और निम्न स्तर से होने वाले विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, जिसमें अपनी महिला क्या है? अपनी सामाजिक या फिर जातीय स्थिति से नीचे के पुरुष से शादी करती है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। प्रतिलोम। अनुलोम इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है? तो ये किसने कहा? ये समाजशास्त्र किसने कहा बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर है आंद्रे वेटेल। क्या यार, हिंदी में एक तो ये समझ नहीं आता है थोड़ा सा। वेटियल होगा। वेटियल ने तर्क दिया कि भारतीय गांव जो है वो पूरी तरह से जो है आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सर्वप्रथम सिफारिश करी? तो थर्ड त्रिस्तरीय सिफारिश किसने करी थी? कब करी थी? 1957 में। किसने? तो बताइए। बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन? बलवंत राय मेहता कमेटी। कब? 1957 में। 3 थी। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। दो क्वेश्चन करते, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। चलिए, जहाँ पे छोटे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे दो को लेके। किसान दिवस कब मनाया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। 23 सितंबर को। कब मनाया? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 2 जुताई के
प्राथमिक उपकरण है। तो जुताई के कौन से प्राथमिक उपकरण है हमारे पास में? जुताई के प्रमुख उपकरण है मोल्ड बोर्ड। कौन सा? मोल्ड बोर्ड और डिस्क हारो। ये क्या? नहीं, मोल्ड बोर्ड हॉल और मृदा खुदाल यानी कि सब सॉइलर जिसे बोलते हैं वो है। किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को, किसको? अपने मित्र को देनी है, तो वो पत्र कैसा कहलाएगा? कार्यालय कहलाएगा? नहीं, कार्यालय नहीं कहलाएगा। निमंत्रण, सूचना या फिर वेबसाइट। अब ये कर क्या रहा है? सूचना दे रहा है? नहीं, ये सूचना नहीं दे रहा है, अपने उत्साहपूर्ण की जानकारी दे रहा है, यानी कि वैयक्तिक है, ये पर्सनल है। ये नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है? ये वैयक्तिक पत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहित स्वरों का युग्म सही है? तो कौन सा सही है बताइए। अब इसमें बताइए हमको कौन सा सही है। तो इसमें हमारा कोई भी सही नहीं है, ठीक है। अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगाया जाएगा? जहाँ बताइए अल्प, क्या बोलते हैं इसको, अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, जहाँ कोई निर्देश देना हो, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? जहाँ कुछ समय के लिए रुकना हो, थोड़ा रुकना हो, थोड़ा अधिक रुकना हो। निम्नलिखित शब्दों में विचार कीजिए। तिलांजलि, विभीषिका, विस्मरण और हितैषी। इनमें से कौन सा जो है विकल्प शुद्ध है? तो बताइए कौन सा सही लिखा है। तो हमारे सामने सिर्फ लिखे हुए हैं ये तीसरा और चौथा वाला, यानी कि विस्मरण सही लिखा है, हितैषी सही लिखा है। तिलांजलि कैसे लिखा जाएगा? तो तिलांजलि लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कैसे? देखिए, ती और लान आ बनाना पड़ता है, ये अइया वाला, ज और ली, तिलांजलि, ठीक है। बड़ा का डंडा नहीं लगेगा, तिलांजलि बनेगा। फिर कैसे? विभीषिका कैसे लिख? विभीषिका, ये भा में जो मात्रा लगी वो गलत लगी हुई है, ठीक है। विभीषिका ये होता है, विभीषिका। अरे डबल लग गया, कैसे लिखा जाएगा? विभीषिका, ठीक। आगे चलते हैं। ठंडा पानी चाहिए। कैसा पानी चाहिए? भाई को ठंडा पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। यह वाक्य में विशेषण क्या है बताइए? सर्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक, परिणाम या फिर गुणवाचक। निम्न में कौन सा विकल्प, कौन सा वाक्य कृतवाच्य है? कौन सा कृतवाच्य है बताइए। तो 43 का हमारे पास में कौन सा है? गुड़ है। कैसा पानी है? ठंडा पानी है। ठंडा क्या दे रहा है? गुड़ दे रहा है, गुणवाचक है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य हमारे पास में? अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। अध्यापक द्वारा नहीं होता है, अध्यापक ने विद्यार्थी को क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। निम्नलिखित समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। तो कौन से सभी तत्सम शब्द हैं? कौन सा है बताइए? ये क्षेत्र, बताइए क्षेत्र सही लिखा है, तत्सम। तो क्षेत्र का क्या होता है? बताइए कौन सा सही है? तत्सम शब्द कौन से सभी सही लिखें? तो ये कौन सा सही लिखा है? मयूर, महिष, ज्येष्ठ सही लिखें, ठीक है। कौन से? मयूर, मही और ज्येष्ठ सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से और निम्नलिखित विकल्प सही विलोम है। कौन से? सही विलोम युग्म है। कौन सा बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है? क्षिति और सित शुद्ध शब्दार्थ वाला विकल्प है, बताइए। ये दोनों बताइए कौन सा हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर? दीर्घकार। ये क्या है? दीर्घकाय बड़ी काय वाला, कृशकाय छोटी काय वाला। तो शीत का अर्थ क्या होगा?
श्याम और सफ़ेद, शीत का सफ़ेद। ऊदक को प्राप्त, ऊदक को, ठीक है। अब ये मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऊदक को क्या हो जाएगा, ऊदक को, इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। इसमें कौन सा समास है, कौन सी कारक विभक्ति लगी हुई है समास की। बुंदेली बोली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी है या बोली जाती है। तो कहाँ से, बुंदेली, बुंदेलखंड क्षेत्र से, डेफिनेटली लिखा ही हुआ है बुंदेलखंड। भारत में लोक नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोक नीति, ठीक है, लोक नीति पूछ रहा है, लोक नीति बताइए। राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, पंचायती राज की, तो भाई पंचायत से रिलेटेड। लोक नीति कौन सी हो जाएगी, प्रशासनिक सेवा, लोक नीति। भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2026 में किस प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की गई थी। तो बताइए फरवरी 2026 में किस वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की गई थी। वैश्विक सौर संगठन, भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन, कौन सा, भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन। फिर क्या हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बासु को दुनिया के पहले रेडियो वैज्ञानिक, दुनिया के पहले लग गया है तो मतलब इम्पोर्टेंट है, दुनिया के पहले वैज्ञानिक के रूप में पहचान क्यों मिली इनको। तो क्यों मिली इनको, 1895 में इन्होंने कलकत्ता में बिना तार के सिग्नल भेजने का प्रदर्शन किया था। वाह, बिना तार के। उन्होंने दुनिया का पहला वेब गाइड या फिर हॉर्न एंटीना बनाया था। बहुत ही बढ़िया बात है। तो कौन है, क्या बनाया था, टीवी के आविष्कार नहीं, कौन सा, मिलीमीटर तरंगों का प्रदर्शन किया था इन्होंने, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो एक ही नाम हमारे पास में है, विली विली, ठीक है। तो यूएसए में हरिकेन को जाना जाता है जो मैक्सिको की खाड़ी में चलती है। मैक्सिको की खाड़ी में क्या, और जो टाइफून है वो जापान और चिली और चीन और फिलीपींस में, ठीक है। चक्रवात अपने साइक्लोनी हिंद महासागर में। कौन सी एक्सेल सुविधा आपके किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है, ठीक है, जिसमें अमान्य डाटा की प्रविष्टि को रोका जा सके। तो किस में है ये बताइए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं इसको, फिल्टरिंग बोलते हैं, या फिर डेटा सत्यापन बोलते हैं। तो डेटा सत्यापन बोलते हैं। इसका इंग्लिश में वर्ड जैसे ही आप सुनेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डेटा वैलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। ये वैलिडेट करता है डाटा को, डाटा हमारा करेक्ट है या नहीं है, निष्पादित करने लायक है, बिल्कुल वैलिड है या नहीं है, डाटा वैलिडेशन। एमएस वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। भाई एमएस वर्ड में क्या प्राथमिक उद्देश्य, मुख्य दस्तावेजों को डाटा के स्रोत के मर्जर करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों के समूह के रूप में किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, सब डोमेन बोलते हैं, होस्ट नेम बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बताइए। तो इसको बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो होता है FQ, क्या बोलते हैं, FQDN, फुल्ली क्या बोलते हैं, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है इसे। जैसे आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा है, प्रोटोकॉल का कौन सा एक स्तरित है।
तो प्रोटोकॉल का टीसीपी आईपी एड्रेस है ना, टीसीपी या फिर आईपी एड्रेस, ये क्या है। अब टीसीपी क्या है, टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, और आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यूपीआई सेवा उन्नत संस्करण, क्या लिखा है भाई, ये क्या है बताइए। अच्छा, तो क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। ये क्या है, कैसी सर्विस है ये, सेवा, किस सेवा का उन्नत संस्करण है। तो ये क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो यूपीआई की फुल फॉर्म है हमारे सामने, बताइए क्या है। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, ठीक है। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ठीक। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना क्या कहलाता है। ई मनी कहलाता है, ई लर्निंग कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा। तो क्या कहलाता है, ई मनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ई मनी कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी कहलाता है। जैसे पेमेंट करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक, फ़ोन पे और गूगल पे या कहीं पे भी, तो वो ई मनी होता है। वर्चुअली ट्रांसफ़र करते हैं हम, क्या करते हैं, वर्चुअली ट्रांसफ़र करते हैं मनी को। कौन सा वीडियो का एक प्रारूप है, तो कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है, सॉरी नहीं बोल रहा है, देखो ऐसे ही लिखा होगा, पूरा सेंटेंस लिखा होगा और एक जगह पे लिखा होगा नहीं है, तो नहीं है बताया, कौन सा नहीं है। MPV4 होता है बिल्कुल, WMV होता है और AVI भी होता है, तो कौन सा नहीं होगा, MSQ नहीं होता है। MSQ क्या है, मोटिवेशनल स्ट्रक्चर प्रश्न है, मोटिवेशनल स्ट्रक्चर क्वेश्चन होता है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज के संदर्भित करता है। डिजिटल, अब देखो ऑनलाइन वातावरण आया है तो साइबर सिक्योरिटी पे हमारा नज़र जाएगा, जो कि गलत होगा। साइबर एथिक्स जो है वो आता है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित, अब ये वर्ड लगा हुआ है कौन सा, नैतिक व्यवहार की खोज के संदर्भ में क्या होता है, साइबर एथिक्स कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इन दोनों का उत्तर दीजिएगा साथ में। मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है। बहुत ही घना आसान क्वेश्चन है तो। मानव जैसे रोबोट को क्या कहेंगे, ह्यूमनॉइड आइज, क्या बोलेंगे भाई, तो बिल्कुल नहीं, ह्यूमन लगा है तो वहाँ पे ह्यूमनो टाइस, ठीक है। ह्यूमन जैसे ये क्या करेगा, कॉपी करने का, नकल करेगा रोबोट के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। IoT कोर क्या है ये प्लेटफॉर्म, IoT प्लेटफॉर्म एक अमेजन द्वारा प्रदान किया गया, क्या प्रदान किया गया भाई बताइए। IoT कोर ये क्या है, IoT कोर अमेजन वेब सर्विस, अरे यार अमेजॉन है यार, अमेजॉन वेब सर्विस द्वारा प्रदान किया गया है। ये एक IoT प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कैसी सर्विस है, ये क्लाउड वाली सर्विस है। ये क्लाउड से सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने और डाटा प्रोसेसिंग में मदद करने के लिए उपयोगी होता है, ठीक। आते हैं 64 नंबर पे, 64 नंबर पे और 65 नंबर का उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रोम नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कौन सा एक रोम नहीं है बताइए। PRO रोम है बिल्कुल, EP रोम है जो, और EEP रोम है, तो ED जैसा कुछ नहीं होता है, ED जैसा ये रोम नहीं है। अब इनके फुल फॉर्म बहुत ही आसान है,
रीड ओनली मेमोरी पता ही होगा, पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम में सिर्फ लगा देना इरेजेबल, ई का मतलब यहाँ पे इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ई रोम क्या है, ईईपी रोम, ये जो है वो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को सबसे अच्छा मतलब कि करता है, ठीक है, तो कौन सा है। अब बड़े नेटवर्क को, इंटरनेट नेटवर्किंग जो होता है बहुत ही बड़े पैमाने पर होती है, ठीक है। ये जो इंटरनेट जो इंटरकनेक्शन अक्सर ये किस में होता है, सार्वजनिक या फिर निजी क्षेत्र, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सरकारी जो काम होते हैं, उसमें ये प्रयोग में लाया जाता है। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा, ये आप लोग मुझे खुद से बताइए, ठीक है। 66 वाला, और पीछे अभी एक और ऑप्शन दिया था हमने वर्क करने के लिए, वो वाला, तो 66 वाला बताइए मुझे। अब कॉपीराइट संरक्षण लेखन की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक रह जाता है, भारत के संदर्भ में बताइए। कॉपीराइट, तो कॉपीराइट के संदर्भ में कितना, 60 वर्ष तक, 60 वर्ष बाद तक ये बना रहता है। कब बना रहता है, 60 वर्ष के बाद तक ये बना रहता है कॉपीराइट। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ये क्या है, बटालियन किसके द्वारा गठित किए, ये किसके द्वारा करी जाएगी बताइए। अब ये केंद्रीय की बात है, सेंट्रल की बात है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कौन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारत 69 वाला क्या है, भारत को निम्नलिखित में से भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, और 5G कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 5G और 6G स्वदेशी स्टैक विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बताइए। इंटरनेट स्पीड को बढ़ावा देना, संचार निजी कंपनियों को बढ़ावा देना, या फिर संचार यानी कि संचार अवसंरचना में रणनीति नियंत्रित करना, तो कौन सा है इसका। तो इसको हमने पहली बात तो कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में इसको बांटा गया भूकंपीय क्षेत्रों को। और 5G को क्या करना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, संचार अवसंरचना में रणनीतिक नियंत्रण बनाना। अब ये ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग सबसे अधिक किस में किया जाता है बताइए। अब एक ब्लॉकचेन जो हमारे जो किस में प्रयोग में लाया जाता है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह होती है उसमें लाया जाता है, लेकिन इसमें किस में किया जाएगा बताइए इस बार, क्योंकि ऑप्शन वो तो है नहीं। सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन के लिए, तो वही चीज़ है यहाँ पे ब्लॉकचेन का उपयोग करने के लिए। यहाँ डायरेक्ट ना बोल के यहाँ पे इस चीज़ के लिए पूछा गया कि ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत होता है, छेड़छाड़ रहित रिकॉर्ड प्रणाली प्रदान करती है, जिससे डिजिटल लेन देन ये क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी, स्वामित्व योजना की शुरुआत कब करी गई थी, 24 अप्रैल 2020 में करी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनपरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये किस जनपद में है, तो बताइए। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली या फिर ललितपुर, तो अनपरा कहाँ पर है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कौन सा मतलब क्या कहा जाता है, इसके पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा। इसका आंसर है हमारे पास में, तो पहले वाले कहाँ है हमारे पास में, सोनभद्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो अनपरा ताप विद्युत परियोजना मेरे साथ बोलिएगा सोनभद्र में है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान और दक्षिण भाग को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल
तट कहते हैं इसको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। काली और तीस्ता नदी के बीच, काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? इसको क्या नाम दिया गया है? पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल या फिर असम। तो इसको क्या नाम दिया गया? नेपाल हिमालय इसको नाम दिया गया है। ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्चय रेखाओं का अनुसरण करते हुए हल चलाने की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? अच्छा, ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्चय रेखाओं का अनुसरण करते हुए उस खेती को क्या कहा जाता है? तो कौन सी खेती कहलाती है? ये समूच्चय खेती कहलाती है। लिखा ही हुआ है, अगर यहाँ से भी देख के ऑप्शन में टिक लगाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सितंबर 2025 में किस NHPC लिमिटेड का अध्यक्ष कौन था? तो भूपेंद्र गुप्ता इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए थे ये, ठीक है। किसने नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी थी नेपाल की? बताइए। तो 12 सितंबर 2025 को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जो है वो सुशीला कार्की को नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करवाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुशीला कार्की। मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौरा संपन्न हुआ। कौन सा दौरा संपन्न हुआ? 5वां दौरा संपन्न हुआ मई 2025 में अमेरिकी और ईरान। अब देखो अभी क्या चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, और ये कब की बात है? ये टेंशन कब से स्टार्ट हो रही थी? मुझे लगता है यहीं से स्टार्ट हो रहा होगा। ये मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौरा कहाँ संपन्न हुआ था? कहाँ पर हुआ था? रोम में हुआ था। तो ये इसलिए हम लोगों का ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ईरान की राजधानी क्या है बताइएगा? मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी? तो दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? दृष्टिबाधित महिला बताइए। छोजिन अंगमो। कौन? छोजिन अंगमो। छोजिन अंगमो बनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2025 में छत्तीसगढ़ के पहले आई डाटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित हुआ? तो कहाँ पर स्थापित हुआ है? रायपुर, दंतेवाड़ा, भिलाई या फिर जमशेदपुर। कहाँ पर स्थापित हुआ? रायपुर में स्थापित हुआ। कहाँ पर स्थापित हुआ है? रायपुर में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि निम्नलिखित में से भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए किसे? VKRV राव को। कौन? किसको जाना जाता है? VKRV राव को या फिर सुखमय चक्रवर्ती या फिर PC महालनोबिस। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? PC महालनोबिस, ठीक है। PC महालनोबिस हो जाता है। ये भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माताओं के रूप में PC महालनोबिस को जाना जाता है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल जिसे बोलते हैं वो किस पंचवर्षीय योजना में इस्तेमाल किया गया था? ये मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था? हेराल्ड डोमर मॉडल। पढ़िएगा, इसके बारे में जानिएगा, नोट करते चलिएगा। कहीं पे भी ऐसे ही नोट कर लीजिए, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ रहे हो, जहाँ पे अपने ऑप्शंस को लिख रहे हो कि मेरा 82 का ऑप्शन ये A वाला है, अगर सही है तो सही लगा, या गलत है तो गलत लगा, उसी के आगे कहीं पे लिख लीजिए भाई हेराल्ड डोमर मॉडल, है ना। तो बाद में ऐसे सर्च करके देख लेना, यही चीज़ काम आती है। छोटी छोटी चीज़ें ऐसे लिख ली, ठीक है, पढ़ लिया एक बार में, बस ख़त्म कर दिया। आगे चलते हैं, 83rd पे आते हैं। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए?
जवाबदेही सुनिश्चित करना नहीं भाई। बजट का उद्देश्य क्या होता है बताइए? प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना बिल्कुल। आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना बिल्कुल। जवाबदेही भी तो होती है, उसमें भी तो भाई बातचीत होती है कि ये बजट का कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करी गई हैं, कितनी इस्तेमाल हुई है, इसका सबका जवाबदेही तो बजट में होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 112 में, किसमें? संविधान के 112 के अंतर्गत सरकार को हर साल फरवरी के अगले वित्तीय वर्ष की अनुमति के खर्चे और आमदनी का ब्यौरा संसद में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा शब्दावली क्रियाविधि की ओर इंगित करती है, जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकारों को उधार देते हैं। कमर्शियल बैंक, जो वाणिज्य बैंक हैं, वो सरकार को उधार देती हैं। तो ये कौन सी सुविधा होती है? तो ये संविधि तरलता अनुपात होता है। क्या बोलते हैं इसको? SLR बोलते हैं इसको, ठीक है, SLR बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, 85 पे आते हैं। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत होता है? तो सिक्के जारी कौन करता है? तो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, वित्त मंत्रालय करता है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। इस राष्ट्रीय स्टॉक बाजार कहाँ से आ गया इसमें? तो ये तो होगा नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक भी नहीं करता है, तो कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। 1 रुपए के नोट तथा सिक्के जो कॉइन होते हैं उनका निर्गमन या फिर वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है, तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोट कौन करता है? अपना सबका बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतवर्ष में प्रथम वृहत स्तर इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो कौन सा है वृहत? बताइए। जमशेदपुर में स्थित टिस्को बता रहा हूँ, टिस्को। अब ये जमशेदपुर वाला है कहाँ पर? रांची में है। कहाँ पर है? रांची में। अरे यार ये टच क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, कहाँ पर है? रांची में है। कब ये बनता है? 1907 में। ठीक है, उत्पादन 1912 से प्रारंभ होता है। ठीक है, उत्पादन कब से प्रारंभ होता है इसमें? उत्पादन कब से प्रारंभ होता है? 1912 से होता है। ठीक है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो सतत विकास लक्ष्यों की कौन सी नोडल एजेंसी है बताइए? नीति आयोग, पर्यावरण, वित्त आयोग या फिर योजना आयोग। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? नीति आयोग है हमारे सामने, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसके जो सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? एक बार साइट पे जाके इसको चेक करिएगा। ठीक है, साइट पे जाके चेक करिएगा कि नीति आयोग के द्वारा कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्यों के कौन कौन से रखे गए। ठीक है, गोल्स को पढ़िएगा ज़रूर से, और जो भी आपको लगता है कि ग्रामीण से रिलेटेड हो या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, पॉवर्टी जो आता है, पॉवर्टी है, वाटर है और पॉल्यूशन है, इन सभी से जो भी मिले एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो भी हैं जितने हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये अभी अभी शायद यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो किसको सौंपता है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। किसको? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अब ये सीएजी, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। ठीक है, राज्यपाल, दूसरा क्या है, अगर राज्यपाल को कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल जिसे बोलते हैं, ये कौन है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल है। किसी राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक है, किसको सौंपेगा? गवर्नर को सौंपेगा।
और वो क्या करेगा, फिर विधानमंडल में रखेगा, सेम प्रोसेस। ब्लूटूथ किस आवृत्ति बैंड पर कार्य करता है, काम करता है? तो ब्लूटूथ किस पे करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, ठीक है। 90 का बताइएगा। 2025 में उत्तर प्रदेश की AI सिटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य बताइएगा क्या है, स्टार्टअप आधारित डिजिटल इकोसिस्टम बनाना। कृषि यंत्रीकरण नहीं करना है, सरकारी कार्यों का निजीकरण क्यों करेंगे भाई, तो ये करना है हमें। स्टार्टअप डिजिटल, आर्थिक विकास होगा, इसमें रोजगार का सृजन होगा, नवाचार और अनुसंधान केंद्र बनाना। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, ठीक है। और मैथ के करवाएंगे नहीं क्योंकि मैथ के टाइम लगता है इस पर, ठीक है। तो ये मैथ के अपने आप से देखिएगा, करिएगा, बहुत ही आसान होते हैं, कर ले जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चंस के और सॉल्व करिएगा एक बार बैठ के आराम से। मैं एक एक करके क्वेश्चन लगाता हूँ, फुल स्क्रीन कर दूँ, ठीक है। तो देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहाँ पे पहला का स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ पे क्वेश्चन के लीजिए, ठीक है। इसके लीजिए, इन दोनों के, ठीक है। 96 से 100 तक यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लीजिए, फिर 98, 99 एंड 100। अब मैं इसके आंसर के टिक लगा देता हूँ ताकि जल्दी से आंसर मैच कर लें। तो आंसर को मैच करिएगा। 91 का हमारे पास में कौन सा उत्तर है, 2016, ठीक है। 92 का क्या है हमारे पास में, 68.58 करोड़। 93 का है हमारे पास में ऋणों पर ब्याज और कर, ठीक है। 94 का हमारे पास में है 2017, ठीक है। 2017 हमारा करेक्ट है। 95 का हमारे पास में है 4.94। 96 का क्या है, 96 का ये हमारे पास में है 20, इसका करेक्ट आंसर है। 97 का हमारे पास में है सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 128 रेशियो अनुपात 145। 98 का हमारे पास में है 3%। 99 का है हमारे पास में 2003 और 100 का है हमारे पास में 13, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कहीं पे कोई बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, वो वैसे होनी नहीं चाहिए इस वाले प्रैक्टिस सेट पेपर में, और तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी क्लास रही। आगे के लिए बिल्कुल चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, तब तक पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए। तो साइकिल कौन सी करनी है हमको, एक साइकिल चलानी है जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होता है। क्या करना है, ईट, रिपीट एंड स्लीप, ठीक है। तो ये 3 काम करने, ईट, रिपीट एंड स्लीप, ईट, रिपीट एंड स्लीप। खाना खाओ, पढ़ो, सो, खाना खाओ, पढ़ो, सो, ये 3 काम डेफिनेटली आपको करते रहने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।